हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का जो 6th एडिशन है वो चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 10 आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस तरीके से चेंजेस किए जाते हैं, अमेंडमेंट किया जाता है, उसके प्रोसेस को आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, यानी कि अप्रोक्स वो कम कोशिश करेंगे कि 1 आवर के अंदर अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। और जो हमारा 10.2 लेक्चर होगा उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशंस के यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करने का, फिर कितने टाइप्स के अमेंडमेंट किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, यानी कि अमेंडमेंट करने के कितने प्रकार रखे गए हैं, कि संविधान के अंदर कितने तरीकों से हम संशोधन कर सकते हैं। जिसमें हम 3 टाइप के संशोधन पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें होगा हमारा सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसिस्ट ऑफ स्टेट। इस 3 टाइप के अमेंडमेंट को पढ़ेंगे। फिर हम क्रिटिसाइज देखेंगे कि क्या क्या क्रिटिसाइज देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट के प्रोसेस से रिलेटेड। इससे पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ हमने डिस्कस कर लिया है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जो हमारा 27 ईयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सीरीज चल रहा था, अब हम उसे संडे से फिर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अब वो जाके देख सकते हैं। और एशियंट और मिडिवल हिस्ट्री, इन दोनों को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया, आप वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और क्लास 6 से लेकर के 11th क्लास तक जो पॉलिटिकल की फर्स्ट बुक है वो पूरी कंप्लीट कर दी जा चुकी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजिली वहां से एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट, वो यानी कि प्लेलिस्ट में जाकर के। फिर जैसे ही हमारा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो वो एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होगा, इसके बाद हम कंप्लीट पार्ट 1 का एक टेस्ट रखेंगे। टेस्ट के बाद हम 11th क्लास की जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी उसको कंप्लीट करेंगे। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, अपना 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो एम लक्ष्मीकांत के पेयर में रहते हुए हम दूसरे सब्जेक्ट का भी डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। और इसी नाम से द ओशियन ऑफ शिक्षा के नाम से टेलीग्राम पे भी चैनल है, आप उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन करने से आपको जितने भी जो यूपीएससी के जो स्टैंडर्ड बुक है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्म में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास बुक ना हो तो आप इजिली उसको डाउनलोड करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो टोटली फ्री है। ज्वाइन कर लीजिए चैनल, और टाइम टू टाइम उसमें आपको अलग अलग नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो अमेंडमेंट है या संशोधन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा क्यों गया। क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा, बनाया, डिस्कस किया था, तो उसमें ये भी बदलाव, ये भी सोच रखी गई थी कि उस टाइम की सिचुएशंस अलग थी, आने वाले टाइम पे अब इंडिया की सिचुएशंस अलग होगी। तो हमें अपना संविधान इस तरीके से तैयार करना है कि समय के अनुसार हम अपने संविधान को क्या कर सके, या तो उसमें बदलाव कर सके, या तो उसमें हम नए प्रावधान को जोड़ सके, या कुछ प्रावधान हम समय के अनुसार हटा सके। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार चीजें भी, जरूरतें हमारी क्या होती है, तो बदलती रहती है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 368 के तहत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, और उसके कुछ प्रोसेस को रखा गया। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो ना ही हमें ज्यादा कठोर देखने को मिलता है और ना ज्यादा लचीला देखने को मिलता है। कठोर और लचीला का मतलब है कि यदि हम ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो सबसे ज्यादा आसान है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना। और अगर हम कठोर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी कि अगर हम बात करते हैं रेडिक्ट अमेंडमेंट प्रोसेस की बात करें, तो वो हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। लेकिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हम अपने संविधान की बात करें, तो हमारा संविधान ना तो ज्यादा लचीला है ना ज्यादा कठोर है, और उसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस किया जा सकता है। इसीलिए हमारे संविधान को कहा जाता है कि भारत का जो संविधान, यानी कि इंडियन का जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक जीवित दस्तावेज है।
और जो अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है वो किसके अंदर रखा गया, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में रखा गया। अगर प्रेजेंट टाइम पे हम बात करें तो 465 आर्टिकल, 24 पार्ट और 12 शेड्यूल देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओरिजिनली कितने थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने की, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, तो लिख करके तैयार हो गया था, तो उस टाइम पे आर्टिकल टोटल कितने थे, पार्ट कितने थे और शेड्यूल कितने थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे आपका एक रिवीजन भी होता रहेगा और आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अमेंडमेंट का प्रावधान रखा गया। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करें तो ये अधिकार सिर्फ किसके पास दिया गया, तो सिर्फ पार्लियामेंट में ही क्या किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए जो बिल है या जो प्रस्ताव रखने का जो पावर दिया गया, अधिकार दिया गया, वो पार्लियामेंट के पास दिया गया। यानी कि अगर पार्लिया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन करने का जो प्रस्ताव रखा जाएगा, या तो वो राज्यसभा के द्वारा रखा जाएगा जब लोकसभा के द्वारा रखा जाएगा, ये अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा। यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि जो राज्य सरकार होते हैं अलग अलग, जो हमारे कंट्री में आज के टाइम पे जो 28 स्टेट और 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं, तो इनके पास ये अधिकार नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए बिल प्रस्ताव रख सके। अब बात करते हैं किसके बारे में कि क्या प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस था, इससे रिलेटेड 1973 में केशवानंद भारती के केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये डिक्लेयर कर दिया है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट में अमेंडमेंट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, हटा सकता है, ये जोड़ सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं कर सकता है। यदि पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता हुआ पाया जाएगा तो उस अमेंडमेंट को या उस बिल को, यानी कि जैसे ही वो एक्ट बनेगा, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में 1973 में जो आया था। अब बात करते हैं कि क्या प्रोसेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के, यानी कि संशोधन करने के। अगर हम संशोधन करने की बात करें तो आर्टिकल 368 के तहत में कुछ प्रकार बताई गई है, कुछ तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से हमारा पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकता है। यानी कि अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करने का जो बिल रखा जाएगा वो या तो सिर्फ लोकसभा के द्वारा रखा जाएगा या राज्यसभा के द्वारा रखा जाएगा। ये बात आर्टिकल 368 के तहत कहा गया। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया, दूसरे पॉइंट में ये कहा गया कि यदि आप पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए अगर बिल प्रस्ताव रखा जाता है तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या तो मिनिस्टर के द्वारा या जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार नहीं है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए वो कोई प्रस्ताव पेश करे। ये दूसरा पॉइंट कहा गया। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में ये कहा गया कि जो बिल पास होगा, यानी कि जो पार्लियामेंट के अंदर बिल रखा जाएगा वो दो तरीकों से पास होगा, या तो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, या अगर हम बात करते हैं तो हमारा मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउसेस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इस तरीके से क्या होगा, कोई भी बिल पास होगा और तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया कि जो हमारा जो सदन है वो अलग अलग पारित करना होगा। यानी कि जो अगर हम बात करते हैं जो बिल हमने पास बिल रखा पार्लियामेंट के अंदर, उसको अलग अलग सेपरेट करके उसको क्या करना होगा, तो सेपरेटली उसको क्या करना होगा, बिल को यानी कि बिल रखना होगा। ये बात आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 368 के अंदर चौथे पॉइंट्स के बाद ये बात कही। इसमें ये भी कहा यदि इन दोनों में से कोई एक हाउस डिसएग्रीमेंट होता है इस बिल से रिलेटेड तो वो बिल पास नहीं होगा, यानी कि वो एक्ट नहीं होगा और उसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। उसके बाद ये कहा कि इसमें ज्वाइंट सिटिंग का भी हमें प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। इस बेसिस पे हम आगे देखेंगे कि इस बेसिस पे क्रिटिसाइज भी किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो यदि बिल संविधान के संघीय प्रावधानों से संशोधित करना, यानी कि कहा गया है कि यदि
फेडरल प्रोविजन से अमेंडमेंट करने के लिए बिल पास रखा जाता है, तो इसमें 50% स्टेट की भी बहुमत चाहिए और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए हमें पार्लियामेंट के अंदर, तब जाके जो फेडरल प्रोविजन है तो इसके अंदर हम संशोधन, यानी कि पार्लियामेंट तब जाके इसके अंदर संशोधन कर सकता है। जैसे कि आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे कितना 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट में से कम 14 स्टेट की बहुमत चाहिए, यानी कि मेजोरिटी चाहिए, वोटिंग चाहिए, किसमें चेंजेस करने के लिए, तो फेडरल प्रोविजन में चेंज करने के लिए, और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए किसके लिए, तो पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ये बात रखी गई थी 5th पॉइंट में। 6th पॉइंट में क्या कहा गया, 6th पॉइंट में क्या कहा गया कि यदि बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस के द्वारा, उसके बाद क्या कहा गया कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, फिर जो बिल प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जब बिल दोनों हाउसेस में पास हो जाता है तब उसको उसके बाद किसके पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। उस पे प्रेसिडेंट का साइन करना अनिवार्य होता है कि प्रेसिडेंट उसको खारिज नहीं कर सकता है कि हम इस पे साइन नहीं करेंगे। बस कुछ सालों के लिए क्या हो सकता है, या तो उसको वो पॉकेट कर सकता है, यानी कि उसको अपने पास रख सकता है, लेकिन उसे साइन करना पड़ता है। जैसे ही प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन कर देंगे तो वो हमारा बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्ट। और जैसे ही वो एक्ट बनेगा, यानी कि वो हमारा क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, और वो हमारे यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें वो चेंजेस हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति को बिल पर अपनी सहमति देनी चाहिए, वह ना तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और ना ही विधेयक को संसद में पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। ये बात रखी गई है 7th पॉइंट में। 8th पॉइंट में क्या कहा गया, जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा तो हमारा जो बिल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में हो जाएगा, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कहलाएगा। अगर हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो 150 क्या है, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा चुका है, और उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको ये बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल ड्यूटीज में रखा गया। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये हमने कल के वीडियो में ही डिस्कस किया था। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के संशोधन होते हैं, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार के अमेंडमेंट रखे गए। अगर हम आर्टिकल 368 के तहत बात करें तो दो प्रकार के संशोधन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया है। पहला स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट बाय द सिंपल मेजोरिटी, यानी कि आपको कितना 2/3 बहुमत चाहिए स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर, और 50% वोट चाहिए आपको स्टेट के अंदर। ये दो तरीके का आपका अमेंडमेंट रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। अब जैसे कि बात करते हैं जो सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट है उसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। वही चीज इसमें यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो हमारा सिंपल मेजोरिटी जो बिल है पार्लियामेंट का, जो सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया जा सकता है, उसको आर्टिकल 368 से उसको बाहर रखा गया। और वैसे अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं, यानी कि 3 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखने को मिलता है। पहला है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि साधारण बहुमत से संशोधन करना संसद के अंदर। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि संसद में विशेष बहुमत द्वारा। और तीसरा है जो कि आर्टिकल 368 के अंदर, यानी कि जो हमारा दूसरा और जो तीसरा टाइप है वो किसके अंदर रखा गया है, 368 के तहत रखा गया है, पार्ट 20 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जिसमें क्या है, संसद के जो विशेष बहुमत से और आधे राज्य की विधानसभाओं के जो समर्थन है उसका कंपलसरी। जैसे कि हम बात करते हैं जीएसटी, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी जोड़ा गया था, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी जोड़ा गया था 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके, तो उसमें 50% स्टेट की भी अनुमति थी। बिना अगर 50% से कम अगर स्टेट अनुमति देते तो ये हमारा एक्ट नहीं बनता। तो इस टाइप की जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके लिए ये तीसरा प्रावधान लागू होता है। तो ये 3 तरीके के जो संविधान संशोधन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल मेजोरिटी के बारे में। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि जो कि आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है, और उसमें कितने 18 प्रोविंस यानी कि 18 चीजें रखी गई हैं कि जो हम सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो न्यू स्टेट है, नए स्टेट को बनाना,
या हम बात करते हैं नए स्टेट को बनाने के लिए एरियाज, बाउंड्री या नाम चेंज करना, ये भी सिंपल मेजोरिटी के अंदर रखा गया है। फिर जैसे कि हम बात करते हैं कि स्टेट के अंदर चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हटाना या स्थापित करना, ये भी क्या है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा किया जा सकता है। राज्य के इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको कि आर्टिकल 169 के तहत क्या है, राज्य सरकार पार्लियामेंट में ये सिफारिश रख सकता है कि वो अपने कंट्री के अंदर या तो अपने स्टेट के अंदर या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हटा दे या उसको स्थापित करे, और ये इस पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टेट से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बनाना चाहता है या हटाना चाहता है, वो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये हम आगे क्रिटिज्म में समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये समझिए कि जो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने या हटाने का जो काम है वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन से किया जा सकता है अमेंडमेंट के तहत। फिर अगर हम बात करते हैं जो सेकंड शेड्यूल है हमारा, जो दूसरी अनुसूची है जिसमें राष्ट्रपति हमारे आते हैं, जैसे कि जो जिसमें हमारे राष्ट्रपति, गवर्नर, स्पीकर, जजेस की जो अलाउंसेस की बात की गई है, तो उससे रिलेटेड जो चेंजेस करना हो, अमेंडमेंट करना हो, तो वो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के द्वारा चेंज कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो जो हमारा क्यूरम इन पार्लियामेंट होता है, तो यानी कि संसद में जो कोरम होता है वो भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा किया जा सकता है। फिर सैलरी और अलाउंसेस की बात करें जो पार्लियामेंट के मेंबर्स के होते हैं, तो वो भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा किया जा सकता है। इस तरीके से 18 प्रावधान सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट काम कर सकती है, चेंजेस यानी कि अमेंडमेंट कर सकते हैं। फिर जैसे कि रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर इन पार्लियामेंट, यानी कि जो संसद में जो नियम प्रक्रिया है उसको अमेंडमेंट करना, या अगर हम बात करें तो संसद, उनके सदस्य और उनकी समितियों के विशेष अधिकार को अमेंड करना। फिर जैसे बात करें संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना। फिर जैसे कि हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में उप न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना या घटाना। फिर जैसे कि हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय में अधिक क्षेत्र अधिकार को प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता अधिग्रहण और संपत्ति, संसद और राज्य विधानसभाओं की चुनाव, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, फिर केंद्र प्रशासित प्रदेश यानी कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होते हैं। फिर हम बात करते हैं जो फिफ्थ शेड्यूल जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आते हैं, यानी कि पांचवी सूची के अंदर जो हमारे अनुसूचित जनजाति या अनुसूची यानी कि अनुसूचित जनजाति के बारे में या जो उनके क्षेत्र के बारे में बात रखा गया, तो इन सबको क्या है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा हमारा पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है। जैसे फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल की बात रखी गई है, तो इस तरीके से 18 ऐसे प्रोविंस रखेंगे जिसे पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंडमेंट कर सकती है। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है कि जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कितना है, 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है अमेंडमेंट करने के लिए। यानी कि अगर हम बात करते हैं लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं टोटल, और राज्यसभा में कितने होते हैं, तो 245। तो इनके 2/3 बहुमत, दोनों हाउसेस में 2/3 बहुमत चाहिए पास करने के लिए। जब दोनों हाउसेस में 2/3 बहुमत प्राप्त कर लिया जाता है, तब संसद स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा किया है तो अमेंडमेंट कर सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं टोटल मेंबर्स मीन्स जो कि टोटल मेंबर ऑफ कंपैरिजन ऑफ हाउसेस है, irrespective of fact whether there are वैकेंसीज और absent, यानी कि अभिव्यक्ति की जो कुल सदस्यता है अर्थात सदन में जो शामिल सदस्य की जो कुल संख्या है, भले ही वो रिक्त हो या अनुपस्थित हो, इन सब के तहत हमें कितना चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के अंदर। यानी कि अगर हम दूसरे वर्ड में बात करें, यानी हम हार्डली वर्ड के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो विशेष बहुमत केवल विधेयक के तीसरे पठन चरणों में मतदान के लिए आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक सावधानी के कारण विधेयक के सभी प्रभावों चरणों से संबंधित सदनों में के नियम में विशेष बहुमत की आवश्यकता प्रदान की गई है। इस तरह से संशोधन किए जा सकने वाले जो प्रावधान है उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और जो हमारे जो अन्य सभी जो प्रावधान है जो पहले और तीसरे श्रेणी में शामिल नहीं है उनको छोड़ के, तो इसमें पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने के लिए क्या चाहिए, तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तभी पार्लियामेंट इसमें चेंज कर सकती है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की। तो तीसरे टाइप का जो अमेंडमेंट होता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट और कंसिस्ट ऑफ स्टेट के बारे में।
यानी कि यदि पार्लियामेंट कोई बिल लाता है अपने, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा बिल पेश किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, जो तीसरे मतलब तीसरे अमेंडमेंट के अंडर आता है, तो उसके तहत क्या चाहिए होगा, जैसे कि अभी हमने बात की थी जीएसटी से रिलेटेड। जब पार्लियामेंट के द्वारा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिसी में अगर अमेंडमेंट करने के लिए कोई बिल रखा जाता है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको चेंज करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और प्लस 50% स्टेट की भी उसमें बहुमति चाहिए, तभी जाके जो पार्लियामेंट है वो फेडरल स्ट्रक्चर के पॉलिसी में क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। अब जैसे बात करते हैं इसमें कौन कौन से प्रोविंस रखे गए, तो इसमें 8 तरीके के प्रोविंस रखे गए, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव, जब हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उससे रिलेटेड, या उनकी जो मैनर है उससे रिलेटेड। फिर किसके बारे में बात की गई है, फिर जैसे कि संघ और राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है उसका विस्तार, ये किसके तहत होगा, तो ये भी तीसरे टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ही होगा। फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट किया जाना होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी कि जब संघ और राज्यों के बीच में शक्ति का वितरण, शक्ति का विभाजन होगा, तो इससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट किया जाएगा तो वो किसके तहत किया जाएगा, तो वो भी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड हाफ, यानी कि हाफ मेजोरिटी ऑफ कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव सिंपल मेजोरिटी के तहत किया जाएगा। फिर जैसे हमने जीएसटी बात किया था, तो हमारी कंट्री में जो जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, तो वो इसी प्रोसेस के द्वारा, इसी अमेंडमेंट के थ्रू हमारी कंट्री में जीएसटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। फिर हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची में, जो भी 7वीं अनुसूची में कई जो सूची है उससे रिलेटेड, और 8वां है कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट है उससे रिलेटेड यदि कोई अमेंडमेंट करना हो, या हम बात करते हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीड्यूर, जो कि आर्टिकल 368 खुद ये बात कहता है। तो इसके तहत इन सब को अमेंडमेंट करने के लिए हम इस तरीके का अमेंडमेंट टाइप से, यानी कि जो हमारा तीसरा अमेंडमेंट टाइप है उस तरीके से संसद चेंज कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। तो ये हमारा 3 टाइप के 3 प्रोसेस थे कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है। अब कुछ 7 तरीके, 7 टाइप, हम यहाँ पे 7 क्रिटिसिज्म्स देखेंगे, डिस्कस करेंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है उसको शामिल किया गया है, यानी कि उसकी जो क्रिटिसाइज किया गया है। सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी प्रोविंस स्पेशल बॉडी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, जैसे हमें यूएसए में देखने को मिलता है। यानी कि अगर बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में यदि अमेंडमेंट करना हो तो वो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है, स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है। और लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में एक स्पेशल बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। इस तरीके का कोई भी स्पेशल बॉडी हमारे कंट्री के अंदर देखने को नहीं मिलता है, और एक इस बेस पे हमारा क्रिटिसाइज किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का अमेंडमेंट से जो रिलेटेड जो प्रोसेस है उसका हमें एक यानी कि क्रिटिसाइज देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम इजी वर्ड में समझे तो अगर हम यूएसए के अंदर यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर क्या है, एक स्पेशल बॉडी बना के रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करने के लिए, और उसको नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। और हमारी कंट्री में ऐसा कोई भी स्पेशल बॉडी देखने को नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया कि हमारे कंट्री के अंदर जो यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करना हो तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव इसके पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 7 ऐसे स्टेट है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों देखने को मिलता है। जैसे हम सेंट्रल की बात करें तो हमें पार्लियामेंट की बात करें तो राज्यसभा लोकसभा दोनों देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमारे देश में 7 ऐसे स्टेट है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों देखने को मिलता है। लेकिन अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की बात करनी हो तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, प्रेस वो स्टेट के पास ये पावर नहीं है। बस स्टेट ये कर सकता है कि आर्टिकल 169 के तहत पार्लियामेंट को, इसको हम आगे आगे इस पे वो क्रिटिसाइज किया गया है, तो ये स्टेट बस ये कर सकता है कि आर्टिकल 169 के तहत सेंट्रल यानी कि पार्लियामेंट को ये कह सकता है कि वो अपने स्टेट के अंदर, अपने राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऐड करना चाहता है या हटाना चाहता है। तो इससे रिलेटेड फिर क्या है, पार्लियामेंट
फिर पार्लियामेंट क्या है, या तो उसको वो मान भी सकता है या तो इग्नोर भी कर सकता है। तो एक इस बेस पे भी क्या है, हमें एक क्रिटिसाइज देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट करने का प्रोसेस है उसके लिए। ये बात यहाँ पे रखी गई है, यानी कि अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, ये था फोर्थ पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट का मतलब है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो मेजर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करने का, वो सिर्फ किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। और सिर्फ किसके तहत, या तो वो दो तरीके से कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी के तहत। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट के लिए सिंपल मेजोरिटी है और पार्लियामेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी है। जबकि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या है, स्टेट के लिए भी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी रखी गई है, और हमारी कंट्री में मात्र सिंपल मेजोरिटी रखा गया। यानी कि अगर मात्र 50% स्टेट ने अलाउंस कर दिया, एग्री हो गई, तो वो अमेंडमेंट हो जाएगा, नहीं तो। और वो 28 स्टेट में से मात्र 14 स्टेट की सहमति की जरूरत होती है, यानी कि मात्र 50% की सहमति होती है, तो वो पार्लियामेंट इजिली उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। जबकि यूएसए की बात करें तो 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है स्टेट की। यानी कि प्रेजेंट टाइम पे 22 स्टेट है यूएसए के अंदर, तो इसका जो 75% होगा, यानी कि सॉरी 3/4, यानी कि जो 52 स्टेट में से 75% स्टेट जब ये कहेगी कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन, वहां की जो लोकसभा है, वहां की जो लोअर हाउस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन में ये अपील डालेगी कि इस चीज में अमेंडमेंट करना, और ऐसा कोई भी प्रावधान हमारी कंट्री के अंदर देखने को नहीं मिलता है। फोर्थ पॉइंट में हमने अभी डिस्कस कर लिया कि 169 के तहत क्या है, स्टेट सिर्फ पार्लियामेंट के पास जाकर कह सकते हैं कि हमारी हमारे स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए या उसको हटाना चाहिए। बाकी वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो उसको माने या ना माने। अब बात करते हैं फिफ्थ के बाद, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में इस बेस पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग दोनों हाउसेस के अंदर देखने को नहीं मिलती है जब कॉन्स्टिट्यूशन से बिल रखा जाता है उससे रिलेटेड। तो एक इस बेस पे भी क्रिटिसाइज हमें देखने को मिलता है। फिर कहा गया कि जो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट का है, ठीक है, जैसे कि उसमें सिमिलर है किसका, लेजिस्लेटिव प्रोसेस का। यानी कि जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो विधायी की प्रक्रिया के समान ही माना जाता है, विशेष बहुमत को छोड़कर। यानी कि इसे फिर क्या है, यानी कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है ना, वो कैसे रखा गया, वो स्पेशल सॉरी वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही रखा गया। बस उसमें क्या ऐड कर दिया गया है, एक स्पेशल मेजोरिटी बस ऐड कर दिया गया। बाकी वो जो सारा अमेंडमेंट है वो सिमिलर है किसकी तरह, ऑर्डिनरी बिल की तरह है। एक इस बेस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसाइज, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट प्रोसेस है उसका क्रिटिसाइज देखने को मिलता है। फिर जो सेवंथ पॉइंट है कि हमें इंटरफेयर देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। यानी कि बहुत से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जाते हैं, जिस जैसे कि अभी हमने बात की थी केशवानंद भारती केस के बारे में। यदि पार्लियामेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन करता है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता है या उसका उल्लंघन करता है, तो जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। तो एक इस बेस पे भी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेयर, यानी कि एक क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस का। यहाँ पे मैं जैसे कुछ पॉइंट्स बता दूं, जैसे कि हमारे केसी वेयर के द्वारा उन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो ऐसा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, इन दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। वहीं पे पंडित, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा कहा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो ना तो ज्यादा सॉलिड, यानी ना तो सॉलिड होना चाहिए ना परमानेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, जरूरतें बदलती रहती हैं, कुछ चीजें हटानी पड़ती है, कुछ नई चीजें जोड़नी पड़ती है। तो इसीलिए समय के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होना जरूरी है। यदि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फिक्स कर दिया, यानी कि परमानेंट कर लिया, तो उस वजह से देश डेवलपमेंट के रास्ते, यानी कि तरक्की के वे पे नहीं जा पाएगी, यानी कि वह तरक्की नहीं कर पाएगी। ये सारी बातें रखी गई किसके द्वारा, ये बातें कही गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ही थे, जवाहरलाल, ये बात कही गई थी।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने चैप्टर 10 इजी वर्ड में समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करने का एक प्रोसेस चलता है, और उसके क्रिटिसाइज को हमने समझने का कोशिश किया। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे पे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा, और जो स्टैंडर्ड बुक आपको चाहिए वो आप इजीली वहां से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अब कल जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होगा लेक्चर 10.2, उसमें हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और जो 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टोटल किए गए उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि 105 कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। उसके बाद जो हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जब फंडामेंटल राइट डिस्कस किया था, एपीएसपी डिस्कस किया था, फंडामेंटल ड्यूटी डिस्कस किया था, तो इसमें हमने एक वर्ड कॉमन पाया था, बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती केस में भी हमने ये वर्ड कॉमन पाया। आज की टॉपिक में भी हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड कॉमन पाया कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर छोड़ के बाकी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यदि पार्लियामेंट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगा। तो जो हमारा चैप्टर 11 है एम लक्ष्मीकांत का, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर 11 के बाद हमारा जो एम लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरा पार्ट भी अब स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम 11th क्लास की जो सेकंड बुक है उसको कंप्लीट करने के बाद। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।